मेरी वाइफ ने मुझे काले स्टॉकिंग से बेड पर बांध दिया। पहले वो इतनी पागल नहीं थी, क्योंकि मैं तो बस एक कहना मानने वाला कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड था। शादी के 5 साल बाद मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया और वो हेल्पलेस होकर कोमा में चली गई। मैं दिन रात उसकी देखभाल करता था, लेकिन उसकी आत्मा हवा में तैरती रहती और मुझे ही गालियां देती रहती कि मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ, जब तक कि मेरे भाई ने मेरा सीक्रेट नहीं खोल दिया। और यहाँ से ये पागल प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। वो अचानक से होश में आ गई। वो औरत बुचिन से एक साइकोपैथ बन गई, जो हॉस्पिटल बेड पर मुझे बांधकर अपने होठों पर जीभ फेरने लगी। वो धीरे से बोलती है, जान, चलो घर चलें। 2 साल तक मैं मौत से बचने के लिए भागता रहा। फिर एक दिन मैं टियान शिन को क्लॉ मशीन खेलने ले गया। जब मैं पीछे घुमा तो मैंने उसे वहां खड़े देखा। उसी रात उसने फिर से मुझे काले स्टॉकिंग से बांध दिया और अपने होठों पर जीभ फेरने लगी। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मर नहीं गए थे? उसी वक्त मेडिकल इक्विपमेंट की तेज आवाज ने मुझे होश में लाया। वो आवाज मौत के अलार्म जैसी थी। मैंने सॉन्ग बायन के जिस्म को देखा, जो पूरा ट्यूब से भरा था। हॉस्पिटल बेड पर बिना किसी एक्सप्रेशन के पड़ी ये औरत मेरी लीगल वाइफ है, सिर्फ कागज पर। अभी वो कोमा में है और मैं दिन गिनते जा रहा हूँ। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में से अब सिर्फ आखिरी 3 महीने बचे हैं, मतलब 90 दिन और। वो 5 मिलियन रुपये मेरे और मेरे भाई के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत है, बिना किसी टेंशन के जीने के लिए, और आगे चलकर मेरे भतीजे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए भी काफी है। उसके बाद मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूँ। अचानक एक डॉक्टर नया मेडिकल रिपोर्ट लेकर आया। वो बहुत सीरियस फेस बनाकर मेरे पास आया और बोला, मिस्टर इन, मिस सॉन्ग के दिमाग का डैमेज बहुत ज्यादा सीरियस है। उनके होश में आने के चांसेस बहुत कम है। हम आपको ये महंगा ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह देते हैं और उन्हें एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने को कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें बस उनके मरने का वेट करना है। मैंने डॉक्टर को शांति से देखा और जवाब दिया, उन्हें सबसे अच्छे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दो, खर्चे की टेंशन मत लो। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया। उसकी आंखों में जो पहले तरस था, अब वो रिस्पेक्ट में बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि ये सच्चा प्यार है। लेकिन उसे नहीं पता कि हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और मैं बस सॉन्ग बायन की जान बचा रहा हूँ। जब तक वो सांस ले रही है, मेरा काम फेल नहीं हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। वैसे भी उसकी फैमिली बहुत अमीर है। इस लग्जूरियस वीआईपी रूम में मेडिकल इक्विपमेंट की आवाज के बिना सब कुछ बहुत शांत था। मैंने एक गरम टॉवल निचोड़ा और फिर डेली रूटीन के हिसाब से उसका चेहरा, गर्दन और दोनों हाथ सफाई से साफ करने लगा। उसकी स्किन के एक एक हिस्से को मैंने बिल्कुल एक जैसा साफ किया, किसी महंगे पोर्सिलेन की तरह। मैंने उसकी बॉडी को पलटा, उसकी पीठ को थपथपाया और बिना किसी शिकायत के उसकी गंदगी साफ की। फिर उसके कड़क मसल्स की मसाज की। सब कुछ बिना किसी इमोशन के एक मशीन की तरह चल रहा था। मैंने दिमाग में सोचा, ये तो बस एक नॉर्मल जॉब है। हाँ, अब इस आखिरी स्टेप को ध्यान से देखो। मैंने ब्लैंकेट के अंदर उसके हाथ फिर से सही से रख दिए। उसकी उंगलियां अभी भी सुंदर हैं, लेकिन बहुत खाली और ठंडी लगती हैं। एक यंग नर्स उसकी दवाई बदलने आई। मेरा ये काम देखकर वो अपनी तारीफ नहीं रोक पाई। मिस्टर इन, आप अपनी वाइफ की केयर करने में बहुत अच्छे और बहुत पेशेंट हैं। वो जरूर जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सर हिला दिया, जबकि मेरे दिल में सब कुछ प्लेन था। ठीक हो जाए, इससे अच्छा है कि ना ही हो। अगर वो उठ गई तो वो फिर से वही ऑर्डर देने वाली गुस्से वाली लड़की बन जाएगी और मेरी लाइफ को और ज्यादा मुश्किल बना देगी। इससे तो बहुत अच्छा है कि वो ऐसे ही लेटी रहे। हम दोनों को बहुत शांति मिलेगी। मैंने उसके पीले चेहरे को देखा। जो मुंह पहले मुझे कड़वे वर्ड्स बोलता था, अब वो पूरी तरह से बंद था। अजीब बात है, मुझे लगा कि हमारी 5 साल की शादी में यही मोमेंट्स सबसे ज्यादा पीस वाले हैं और शांति से भरे हैं। मुझे पता है कि दूसरों की आंखों में मेरा ये रूप कितना टचिंग लग रहा होगा, यहाँ तक कि इस पर एक रोमांटिक फिल्म भी बन सकती है। एक ऐसे हस्बैंड के बारे में जो अपनी वाइफ के लिए कभी गिव अप नहीं करता। केयर करने का नाटक। मैं 5 साल से ये ड्रामा कर रहा हूँ, तो अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अफसोस की बात यह है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा ये ड्रामा एक ऐसी आंखों का जोड़ा देख रहा है जो दिखाई नहीं देता। हाँ, वो खुद। उसकी आत्मा रूम के सीलिंग पर लटक कर अपने हाथ बांधे खड़ी थी और ठंडी स्माइल से मेरा ड्रामा देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। नाटक बंद करो यिनकियान। अगर मेरे पापा ने फोर्स नहीं किया होता तो तुम्हें तो मेरे पैर के अंगूठे को भी छूने का हक नहीं होता। मैं सिर्फ जिमिन से प्यार करती हूँ। तुमने हमारे रिलेशन को खराब किया है। मैं तो बस उसके पापा का पाला हुआ एक कुत्ता हूँ और अब हवा में तैरती उसकी आत्मा ही उसका इकलौता प्यार है। हमारी 5 साल की शादी कोई खूबसूरत चीज नहीं थी। सब कुछ एक साइलेंट ड्रामा जैसा था जो बिना रुके चल रहा था।
जहां मैं हमेशा झुकता था और उसके सारे ऑर्डर्स मानता था। जब उसने कंप्लेन किया कि खाना ज्यादा नमकीन है, तो मैंने थोड़ा सा भी नमक डालने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसे तुरंत फेंक दिया और दोबारा खाना बनाया। फिर रात में चेहरा मुंह बनाते हुए उसने चहनसी से स्नैक्स मांगे। मैंने पूरे शहर में गाड़ी चलाई उसे खरीदने के लिए, लेकिन उसने बस एक बार देखा, मुंह बनाया और मुझे उसे कुत्ते को देने को बोल दिया। वो खाना सिर्फ इसलिए डस्टबिन में फेंक दिया गया क्योंकि वो चहनसी का बनाया हुआ नहीं था। मेरे लिए वो एक ऐसी क्वीन थी जिसे कोई छू नहीं सकता। उसकी आंखों में मैं बस एक पैसे के लिए चटने कुत्ता था, जो उसे और उसके पावरफुल पापा को खुश करने के लिए सब कुछ करता था। मेरा सैलरी देने वाला आदमी इस सबको एक घटिया एक्टिंग मानता है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इस कोमा वाले पेशेंट से बात करते रहने को कहा है। जानी पहचानी आवाज दिमाग को एक्टिव करती है ताकि वो जल्दी होश में आ जाए। तो अब मेरे डेली स्केड्यूल में एक और काम ऐड हो गया है। आज का वेदर फोरकास्ट कहता है कि धूप और बादल रहेंगे, मैक्स टेम्परेचर 28 डिग्रीज होगा। बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन तुम नहीं जा सकती। वैसे आज की न्यूज कहती है कि शेयर मार्केट फिर से गिर रहा है। अच्छा हुआ मैंने शेयर्स नहीं खरीदे। फिर नीचे के कैंटीन में आज नया मेन्यू है। उनका केचप पोर्क देखने में टेस्टी लग रहा है। मैं बेड के पास बैठकर अपने फोन की स्क्रीन से न्यूज पढ़ने लगा। मेरी आवाज कंपनी के बोर्ड मीटिंग के एटमॉस्फेयर की तरह बोरिंग इन्फो पढ़ते हुए एक जैसी लग रही थी। इस बीच सॉन्ग मन्यान रूम के सीलिंग पर गुस्से में तैर रही थी। देखो वो गाली देते हुए कितने गुस्से में है। यिन कियान अपनी आवाज बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मैं पिघल जाऊंगी? ये बस मुझे और गुस्सा दिलाता है। न्यूज पढ़ने के बाद अब उसके लिए न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतल लगाने का टाइम हो गया था। मैंने पैक फाड़ा और धीरे से उसकी ड्रिप ट्यूब बाहर निकाली। मैंने हवा निकालने के लिए ट्यूब को ठोका, दवाई की बोतल में नीडल को सफाई से डाला और ड्रॉप्स को एग्जैक्ट 60 पर सेट कर दिया। एग्जैक्ट 60 ड्रॉप्स पर मिनट, न कम न थोड़ा ज्यादा। मेरा मूवमेंट एक प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह स्मूथ और एक्यूरेट था। मेरा काम फाइनली खत्म हो गया। मैंने चेयर पर अपनी बॉडी को पीछे किया और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं, जबकि उसकी आत्मा मेरे सामने ही तैरती रही। वो मेरे काम फेस को नफरत से देख रही थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होती जा रही थी। तुम्हारे दिल में तुम जरूर चाहते हो कि मैं कभी ना उठूं, ताकि तुम मेरे पापा से पैसे निकालते रहो, मेरे घर की लग्जूरियस फैसिलिटीज का फ्री में इस्तेमाल करो। तुम्हारा प्लान बहुत चालाक है, उसने अपने दिमाग में सोचा। जितना वो सोचती, उसे उतना ही लगता कि उसका शक सही है। यहाँ तक कि उसकी नफरत मेरे लिए रियल लगने लगी। उसी टाइम उसका दिमाग उसके पहले प्यार के साथ बिताए खूबसूरत मोमेंट से भर गया। वानिनी, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आते? मुझे यहाँ से ले जाओ ताकि मुझे इस घटिया आदमी को दोबारा ना देखना पड़े। वो एक ऐसे हीरो को चाहती थी जो मुझे मेरे जैसे डेविल से बचा ले। लेकिन इस रूम के डोर को देखो। अचानक बाहर से किसी ने जोर से डोर खोला और मेरा भाई वैन यांदी गुस्से में अंदर घुस आया। उसकी चाल आग की तरह तेज थी। उसने हर्बल मेडिसिन के 2 पैकेट टेबल पर फेंक दिए। उस तेज धक्के से पास रखा पानी का ग्लास हिल गया। उसने कहा कि ये काली दवाई मेरे लिए बनाई गई है, स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए। वो हाँफते हुए मेरे फेस की तरफ इशारा करके बोला, इस कड़वे जूस के बिना तुम मर जाओगे। जल्दी मिरर में देखो, भूत की तरह पीले हो। लोग तो यही सोचेंगे कि मेरे भाई की किडनी फेल हो गई है। पीछे मुड़े बिना मैंने बस थैंक्स बोला और उसके मेडिकल इक्विपमेंट को चेक करता रहा। मैंने सॉन्ग बायन के मॉनिटर पर हर एक इंडिकेटर को देखा, फिर उसके ब्लैंकेट के कॉर्नर को सही कर दिया जो निकल गया था। मेरा मूवमेंट बिना किसी इमोशन के इतना काम था जिससे वैन योंग का गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच गया और उसने मेरी कलाई को बहुत टाइट पकड़ लिया। तुम अभी भी उसकी केयर कर रहे हो यिन कियान? इस अनग्रेटफुल औरत के लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस अभी भी कम है? क्या उसने कभी एक बार भी तुम्हारी रिस्पेक्ट की है? ऊपर सॉन्ग मन्यान ने ये अजीब तरीके से सुना। वो कंफ्यूज होकर हाथ बांधे खड़ी थी, सोच रही थी कि इस आदमी ने सचमुच में क्या क्या किया है। उसकी घोस्ट ब्रूज टाइट हो गई। क्या उसने बस मेरे लिए कपड़े धोने और खाना बनाने का काम किया था, जबकि मैंने तो उसके सारे काम के पैसे दे दिए थे? इस बीच वैन यांग मुझे क्वाइट देखकर और गुस्सा हो गया। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी जब वो चिल्ला रहा था, क्या तुम्हें एक ओबीडियंट स्लेव की तरह उसकी सर्विस करनी पड़ेगी? उसकी लाइफ को बचाकर रखो, उसकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करो और उसके सारे अजीब इमोशंस को समझो जो क्लियर नहीं है। किस लिए? ताकि वो तुम्हें पसंद करे, जबकि वो हमेशा सैड फेस बनाती थी। यहाँ तक कि उसकी अपनी फ्रेंड अंसा और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अच्छे वर्ड से तुम्हारे डिफेंस में कोशिश की, लेकिन उसने उसके साथ ही बड़ा झगड़ा कर लिया। फिर उस पागल औरत ने तुम्हें रास्ते में फंसाने के लिए लोगों को हायर किया। क्या तुम भूल गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सॉन्ग बायन को तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने को बोला था। वो आदमी बहुत घटिया है, वो ब्लाइंड औरत भी। उनके साथ अभी भी क्यों डील कर रहे हो? आखिरकार मैं होश में आया। उसका हाथ हटाते हुए मैंने धीरे से बोला, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जब टाइम बीता जा रहा था, वैन यांग अभी भी कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मेरे आइस कोल्ड लुक को देखकर वो एकदम फ्रीज हो गया।
जबकि सॉन्ग मन्यान हवा में तैर रही थी। पहली बार उसे कंफ्यूजन फील हुआ। अनिंग्वे को किसी ऐसे आदमी ने फंसा दिया जो उसे ढूंढ रहा था। उसे बस इतना याद था कि अनिंग्वे के साथ उसका बड़ा झगड़ा हुआ था और उस इवेंट के बाद अनिंग्वे ने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसे लगा था कि अनिंग्वे छोटी सोच वाली है और जिमिन के साथ उसके रिलेशन से जेलस है। पता चला कि ये सब मेरी वजह से था। सॉन्ग बायन की आत्मा वेन यांग की बातें सुनकर पहली बार बहुत शॉक हुई। उन वर्ड्स ने उसके बिलीफ को एक हैमर की तरह तोड़ा, एक छोटा सा क्रैक बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि खाना बनाने और चटने के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मुझे नहीं पता? वेन यांग ने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, उसके बटन्स तोड़ दिए जिससे मेरा चेस्ट और आर्म वाला पार्ट दिखने लगा। 2 खौफनाक स्कार जो केलबांग के शेप में थे, अब क्लियर दिख रहे थे। एक डीप कट चेस्ट के अंदर तक था, जो हार्ट से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर था। दूसरा कट शोल्डर से लेकर एल्बो तक था। मेरी स्किन को खोदते हुए जो खून बहने की वजह से वेट और बहुत पीली दिख रही थी, जैसे 2 खौफनाक घाव जो कभी ठीक नहीं होंगे। दोनों स्कार्स की तरफ रेड आइस से इशारा करते हुए वेन्यांग ने पूछा, तुमने देखा? ऐसा नहीं है कि स्कार्स पास हैं। क्या तुम्हें सेकेंड ईयर वाली इवेंट याद नहीं है? उसने अपना फेस हॉस्पिटल बेड पर स्थिर पड़ी सॉन्ग बायन की तरफ घुमा दिया, जैसे चाहता हो कि वो सुने। उसकी नोबल वाइफ अपने ब्रेव लवर से मिलने मिडनाइट में कैंपस से बाहर गई थी। लेकिन क्या हुआ? उन्हें कुछ शराबी गुंडों ने घेर लिया। उन्होंने उसे तुरंत मारकर बेहोश कर दिया और जंगल की तरफ खींचते हुए ले जाने लगे। तब वहां उसका हीरो सेवियर कहाँ था? वेनियंग की आवाज में इंसल्ट और टॉन्ट भरा था। जब वो चिल्ला रहा था, वो भाग गया, बिना पीछे देखे भाग गया, उसे अकेला छोड़कर। और तुम, ये उल्लू के पट्टे। उसने मुझे बेड पर धक्का दिया, मेरी नाक पर फिंगर से इशारा करके बोला, तुम आ गए उसे बचाने। इस शांत छत के नीचे मुझे हड्डी तक ठंडक फील हुई। यहां तक कि रूम का टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया। सॉन्ग बाई यान की आत्मा को बहुत बड़ा शॉक लगा। जरूर उसे रॉबरी वाली इंसिडेंट याद थी। वो तो उसकी और जिमिन की खूबसूरत लव स्टोरी थी। आप सबको सुनकर हैरानी होगी, उसकी झूठी मेमोरी में बस वो और उसका मेमोरी लॉस वाला सेवियर था। वेनियांग का टॉन्ट चलता रहा। उसने चिल्लाया, तुम्हें उसके चक्कर में 3 बार चाकू लगा। उस गंदे नाले में मरने वाले थे। और रिजल्ट क्या निकला? सारा क्रेडिट और गिफ्ट्स उस कावड़ के हाथ में चले गए जो होश आने पर भाग गया था। उसने बस एक पवित्र सेवियर देखा। साला वो बेस्ट एक्टर अवार्ड का हकदार है, जबकि तुम, इनकी आन, बस एक बड़ा जोकर हो। यहां तक कि कबूकी आर्टिस्ट भी तुम्हें देखता तो सिगरेट ऑफर करता और बोलता, वाह क्या स्ट्रगल है, आर्कम वापस जाओ रेस्ट करने। लेकिन मैंने साइलेंट रहना चूज किया, क्योंकि वेनियांग जो बोल रहा था वो सही था। उस रात के ब्लडी इंसिडेंट के बाद मुझे 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरी जान जाने वाली थी। जब मैं स्कूल वापस गया तो मैं स्टडीज में बहुत पीछे रह गया था। उसके पापा अंकल सॉन्ग ने तो स्पेशली फोन करके बोला था कि वो मुझे पर्सनली पढ़ाएंगे। लेकिन तब सॉन्ग बाईयान का आंसर क्या था? क्या वो अपना आंसर भूल गई? उसने बोला, खुद पढ़े, वो बड़ा हो गया है, कोई बच्चा नहीं है। वैसे भी वो मुझे बचाते हुए हर्ट हुआ है, तो मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। मेरे पास दूसरों की टेंशन लेने का टाइम नहीं है। ओह, वैसे वो अपने सच्चे प्यार की टेंशन लेने में बिजी थी। वो बहुत बैडली हर्ट था। मुझे वो मोमेंट याद है, बहुत पेनफुल था। और वो आमिन के स्कार्स देखना चाहती थी। लेकिन आमिन ने नाटक करते हुए क्या बोला, मत देखो वैनियान, स्कार्स बहुत खौफनाक हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मेरे लिए ये छोटा स्कार कुछ भी नहीं है। उसकी एक्टिंग सच में टॉप फिल्म स्टार जैसी थी, जबकि उसके जिस्म पर एक भी प्लास्टर नहीं था। क्या तुम बिलीव कर सकते हो? उसका बेहया चेहरा सच में बहुत ज्यादा मोटा था। और अब एक बड़ा डाउट उसकी आत्मा को परेशान करने लगा। वो डाउट सॉन्ग बायन की आत्मा में ब्लास्ट हो गया। उसकी पीली आत्मा कंफ्यूज दिख रही थी, जबकि उसका हाथ धीरे से चेस्ट पर गया, नम लंबे स्कार्स को टच करते हुए, उसके रफ सरफेस को फील करते हुए। फिर 1 वीक पहले वैनियान की आवाज फिर से ऊंची हुई, गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से कांपते हुए। उसने मेरे फेस पर फिंगर दिखाते हुए गुस्से में बोला, वो फूल एक्सीडेंट का विक्टिम है और हॉस्पिटल का ब्लड बैंक क्राइसिस में है। लेकिन तुम उल्लू के पट्टे की तरह बिहेव कर रहे हो, अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट कर रहे हो उसकी जान बचाने के लिए। अब देखो अपने आप को, तुमने 400 सीसी ब्लड डोनेट किया। क्या तुम्हें मरने का शौक है? इस कोमा वाले पर्सन को बचाने का क्या फायदा? आखिरकार चैन सेंग ने अपना सर पकड़ लिया। वैनियान, इसकी टेंशन मत लो, वैसे भी ये जगह बहुत शोर वाली है। मैंने ये अपने रीजन से किया है। क्या रीजन? ऐसा कौन सा रीजन है जो तुम्हें अपनी जान फेंकने पर मजबूर कर दे? वो गुस्सा दबाकर हंसा। तुम सच में जोकर हो। तुम एक बेचारे भोले भेड़ की तरह हो। तुम उस टाइप के भोले भेड़ हो जो खुद वुल्फ के घर में चला जाता है सरेंडर करने। यहां तक कि जब बॉयल होने वाले होते हो तब भी अच्छे काम करते हो। तुम्हें लगता है तुमने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। सच तो ये है कि तुमने बस खुद को टच किया है, जबकि उसके दिल में बस उसका पहला प्यार है। वेनियान का हर एक वर्ड मेरे चेस्ट को जंग लगे चाकू की तरह काट रहा था।
दिल के अंदर आखिरकार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरी आवाज बहुत स्लो थी, लेकिन उसमें एक ठंडी थकान थी जब मैंने अपनी बात कंटिन्यू की। मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का है कि मैंने शुरू से वो 3 चाकू लगने की बात क्यों नहीं मानी। लेकिन मैं तब कैसे मानता? मुझे तो 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इससे पहले कि मैं स्कूल वापस जाता, उसके कमीने पहले प्यार ने मेरा सारा क्रेडिट छीन लिया था। वो उसके सामने हीरो बनकर घूम रहा था। और वैसे भी वो जिमिन के लिए कितनी बुचिन थी। आप ही गैस करो, अगर मैं तब सच बोलता तो क्या वो बिलीव करती? मैं कड़वी स्माइल के साथ हंसा। वो मुझे बस एक चालाक और बेशरम आदमी समझती। यहां तक कि मुझ पर उसके सेवियर का क्रेडिट लेने का एक्यूजेशन लगाती। जो दिन मैंने उसके पास बिताए हैं, वो हेल से भी ज्यादा पेनफुल थे। ये मत सोचना कि वो मेरी बात सुनती। जब उसके अपने पापा ने एक्सप्लेन किया, तब भी उसने इग्नोर कर दिया। उसे लगा उसके पापा ने झूठी स्टोरी बनाई है ताकि हम दोनों एक हो सके। जब वो अपने पापा पर ट्रस्ट नहीं करती थी, तो मेरा क्या होता, जिसे बस उसकी वेल्थ पर नजर रखने वाला समझा जाता था। जैसे ही मैंने बात खत्म की, पूरे रूम की हवा अचानक से फ्रीज हो गई। इस बीच सॉन्ग बाय एन की आत्मा, जो छत पर तैर रही थी, वो अब टूट नहीं रही थी, बल्कि एक आई स्टैचू की तरह फ्रीज हो गई थी। उसकी आत्मा बस टूटी नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में बिखर गई थी। सॉन्ग बाय एन की आत्मा बहुत जोर जोर से कांप रही थी। ब्लड डोनेशन शब्द अचानक उसके दिमाग में आया। तो इतने टाइम से वो मुझे ब्लड दे रहा था, तभी उसका फेस हमेशा एक लिविंग कॉर्प्स की तरह पीला दिखता था। पता चला वो कुछ दिन पहले अपनी जान खोने वाला था। सॉन्ग बायान को अचानक अपने पापा की पुरानी बात याद आई कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जिसे पांडा ब्लड बोलते हैं। उसके पापा ने इनकी एन के बारे में भी बोला था। उस लड़के का ब्लड ग्रुप तुम्हारे जैसा सेम है, और यही एक मेन रीजन है कि मैंने उसे सेलेक्ट किया। लेकिन उसने तब क्या आंसर दिया था? उसने गुस्से में बोला, पापा बहुत डिस्गस्टिंग है। पापा उसे बस एक शो पीस की तरह ट्रीट करते हैं। ब्लड ग्रुप मैच करने तक की बात करते हैं। पापा उसे क्या समझते हैं? वॉकिंग ब्लड बैंक। जब पीछे सोचती हूं तो वो मेरी आंखों में सबसे बेचारा पर्सन था। मैंने कभी उसकी केयर नहीं की। अब मेमोरी के जो पीसेस उसने इग्नोर किए थे, वो उसे कांच के टुकड़े की तरह चुभाए थे। उसकी आत्मा के हर कॉर्नर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मैं हमेशा गर्म खाना बनाता था, क्योंकि उसका डाइजेशन खराब था। लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करती थी कि खाना ज्यादा ऑयली है। जब भी रात होती थी, मैं हॉल में डिम येलो लाइट ऑन कर देता था। जब वो लेट नाइट घर आती थी, क्योंकि उसे डार्कनेस से डर लगता था, तो वो मुझे ही डांटती थी। मुझ पर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने का एक्यूजेशन लगाती। फिर जब उसके पीरियड्स आते थे, मैं चुपके से गरम रेड शुगर वाटर और कॉम्प्रेस रेडी रखता था, क्योंकि उसका फेस पेन के वजह से पीला पड़ जाता था। लेकिन वो उसे वॉश बेसिन में फेंक देती थी, ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्मेल की वजह से। वो सारी अच्छाइयां जिससे वो नफरत करती थी, अब इतना सफोकेटिंग लग रहा था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी बड़ी मिस्टेक पर सोचने लगी। मेरा कोल्ड बिहेवियर और मेरा उसके लिए केयरलेस होना सच में बहुत ज्यादा था। मैंने उसे एक टूल की तरह ट्रीट किया, थोड़े से पैसों में खरीदा हुआ चीप टूल जो आसानी से मिल जाता है और यूजलेस होने पर फेंक दिया जाता है। क्या हो अगर ये टूल उसे अपनी जान की बाजी लगाकर प्रोटेक्ट कर रहा हो? सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड बात थी। उसने देखा कि कैसे जो रिस्पेक्ट उस आदमी की होनी चाहिए थी, वो दूसरों को दे दी गई अपने ही हाथ से। गिल्ट फील करते हुए पुम्बनजान रूम से बाहर निकला, डोर को जोर से स्लैम करते हुए। उस तेज आवाज ने हॉस्पिटल रूम को एकदम साइलेंट कर दिया। बस ड्रिप की ड्रॉप्स की स्लो स्लो आवाज बाकी रह गई। सॉन्ग बायान की आत्मा भावा में एक फेंके हुआ बेबी की तरह खाली तैर रही थी। बहुत जोर जोर से रोकर अपनी खराब किस्मत पर अफसोस कर रही थी। ये पहली बार था कि इतना डीप गिल्ट सामने आया था। इस बड़े पेन के पीछे रिग्रेट का एक ऐसा गड्ढा था जिसे फेस करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आखिर मेरा कितना डेट था उस पर? कौन उसे प्यार करता था? कौन था वो आदमी? वेनियान के जाने के बाद सब शांत हो गया। डोर बिना किसी आवाज के बंद हो गया। दुनिया इतनी क्वाइट लग रही थी और बस हार्ट मॉनिटर के बीप की आवाज आ रही थी। बिना किसी एक्सप्रेशन के मैंने नीचे झुककर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के 2 पैकेट उठाए जो गिर गए थे। स्पाइसेस की स्ट्रॉन्ग स्मेल मेरी नाक में गई। वेनियान का नेचर हमेशा ऐसा ही था। वो क्रैकर की तरह जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन उसकी एक भी बात गलत नहीं थी। सच में मैं बस एक जोकर था, लेकिन जोकर को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। मैंने धीरे से बैग को टेबल पर रखा। बाद में इस दवाई को ब्रू करूंगा। मैं आखिरी 3 महीने में गिर नहीं सकता। मैं बेड के पास गया। सॉन्ग बायान को देखा, जो अब बहुत शांति से लेटी हुई थी। उसका फेस और ज्यादा पतला और पेपर की तरह पीला दिख रहा था। मैंने उसके वीक आर्म को धीरे से उठाया, उसके जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए। रिस्ट से लेकर एल्बो तक और शोल्डर तक मेरा मूवमेंट बहुत सॉफ्ट और प्रॉपर था। मैं खुद से बाकी करता रहा, जैसे मैं उससे बात कर रहा हूं जो सो रही है, जबकि मैं बस खुद से बोल रहा था। डॉक्टर ने मसल्स को वीक होने से बचाने के लिए यह थेरेपी सजेस्ट की है, ताकि उठने के बाद रिकवरी तेज हो। मैं ये सोचकर सैड स्माइल से हंसा।
इससे अच्छा है कि तुम ना ही उठो। मैं तुम्हारा कोल्ड और डिस्गस्ट से भरा फेस देखकर थक चुका हूं। मैं तुम्हारे कड़वे वर्ड्स दोबारा नहीं सुनना चाहता, जो मुझे डिस्गस्टिंग कहते हैं। इससे अच्छा है कि तुम लेटी रहो। ये मेरे लिए बेस्ट है। मैंने उसकी टाइट फिंगर्स को पकड़ा, एक एक करके धीरे से मूव किया। रूम के छत पर सॉन्ग बाय एंड की आत्मा मेरे ठीक ऊपर तैर रही थी। सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। वो मेरे ब्लैक डार्क सर्कल्स और मेरी वीक मूवमेंट्स को देख रही थी। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पहली बार उसने मेरी तरफ इतनी डीप लुक से देखा। कोई छोटा समझने वाली लुक नहीं थी, और ना ही वही पुराना चुभने वाला कोल्ड बिहेवियर था, बल्कि रिग्रेट और हजारों कॉम्प्लेक्स इमोशन से भरी हुई लुक थी, जो बोलकर बताए नहीं जा सकते थे। उसे याद आया, पहले हमेशा हॉल में एक डिम लाइट जलती रहती थी और सोफा पर एक आदमी आराम से सोता था। सॉन्ग बायन ने मेरे हाथ के पीछे इंजेक्शन के मार्क्स को देखा, मेरे सारे सैक्रिफाइसेस का एक रियल प्रूफ। उस ब्लड डोनेशन ने उसे वॉन यान की 400 सीसी ब्लड वाली बात याद दिला दी। उसके रेयर ब्लड ग्रुप ने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन हुआंग जी ने बिना हिचकिचाए एक्शन लिया, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। अपने शैडो वाले हाथ को आगे बढ़ाते हुए वो मेरे फेस को छूना चाहती थी और मेरे फेस से सारी थकान हटाना चाहती थी। उसकी फिंगर्स ने धीरे से मेरे चीक को टच किया और फिर बिना किसी रुकावट के उसके आर पार निकल गई, बिना किसी घरमाहट के, बिना किसी रियल टच के, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अचानक मुझे अपने फोरहेड पर एक कोल्ड फीलिंग आई, जैसे कुछ फ्रीज हो गया हो, मेरे फेस को टच कर रहा हो। मैंने अननोइंगली अपना हाथ उठाया और अपने फोरहेड को टच किया। मुझे एक स्ट्रेंज प्रेशर फील हुआ, जिसे बताना मुश्किल था, जैसे आंखों का एक जोड़ा मुझे कंटिन्यूस देख रहा हो। और फिर अचानक कोल्ड एयर आ गई, फोरहेड को बहुत सॉफ्ट और कोल्ड वे में टच करते हुए, जैसे आइस का एक फेदर मुझे छू रहा हो। मैं एकदम साइलेंट हो गया और दोबारा फोरहेड को टच किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या ये जगह एसी की हवा की वजह से था? मैंने सीलिंग की तरफ देखा, लेकिन एसी का वेंट तो रूम के दूसरे कॉर्नर में था। यहां तक कि सारी विंडोज भी टाइट बंद थीं। मैंने फोरहेड पर रिंकल लाते हुए धीरे से बोला, यहाँ क्या हो रहा है? क्या टेम्परेचर अचानक गिर गया है? नहीं, ये फीलिंग बहुत स्ट्रेंज है, जिससे मुझे दोबारा अपना फोरहेड टच करने का मन हुआ। वो कोल्ड एयर धीरे धीरे खत्म हो गई, जिससे एक स्टूपिड थॉट आया, क्या ये जगह हॉन्टेड है? क्या कोई फीमेल गोस्ट मुझ पर फिदा हो गई है? मैंने एक सैड स्माइल के साथ एम्प्टी एयर से बात की। ओह गोस्ट जी, आपका टेस्ट बहुत खराब है। वैसे आपने मुझ में क्या देखा? मेरा हैंडसम फेस या कोमा वाले पेशेंट की केयर करने का मेरा डेडिकेशन, ताकि फुल 24 आवर्स तक आइडल हस्बैंड का स्टेटस बना रहे? आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत पुअर हूं और बस चीप फेक नोट्स ही जला सकता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेल्टर ढूंढ रही हैं, तो प्लीज बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न ले लीजिए। साइड वाले दादाजी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसी स्टूपिड बात बोलने के बाद मुझे ये थोड़ा फनी लगा। शायद मैं रीसेंट डेज में ज्यादा थक गया हूं, इसलिए हेल्यूसिनेशन होने लगा है। मैंने अपना हेड शेक किया, इस स्टूपिड इंसिडेंट को दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन देखे जाने की फीलिंग और ज्यादा रियल हो गई। यहां तक कि वो और ज्यादा डार्क लगने लगी, एक अनएक्सप्लेनेबल सैडनेस लेकर आई। मुझे अपने ऊपर की कंडीशन का बिल्कुल पता नहीं था कि ठीक मेरे हेड के ऊपर एक ना दिखने वाला ट्रांसपेरेंट टीयर ड्रॉप धीरे से कोल्ड फ्लोर पर गिरा, बिना किसी आवाज के। वो मुझे कंटिन्यूस देख रही थी, और मानो या ना मानो, वो मुझसे बात करने के लिए बहुत डेस्परेट लग रही थी। लेकिन मैं उसे ना सुन सकता था, ना देख सकता था। बस इस रूम की नेगेटिव वाइब और ज्यादा सफोकेटिंग फील हो रही थी। इससे पहले कि रूम का डोर अचानक बाहर से जोर से खुला, पता चला कि हमारी फीमेल लीड की क्लोज फ्रेंड आई थी। लिन ले आई। वो तूफान की तरह अंदर घुसी, एक मिसाइल की स्पीड से सीधे सॉन्ग बायन के बेड की साइड आई। लेई रो रो कर बोली, बायन, ओह मेरी प्यारी बायन, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? उसकी क्राइंग साउंड इतनी पेनफुल थी, जैसे वो खुद भी उसी वक्त वहां मर जाएगी। वो कंटिन्यूस चिल्लाती रही, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अब मेरा क्या होगा? उसकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिक और ओवर थी, इतनी ज्यादा कि बाहर का कुत्ता भी उसके साथ रोने लगेगा। मैं बस साइड में खड़े होकर उसका ड्रामा प्लेन फेस से देखता रहा, जबकि मेरी आंखों में गुस्सा बर्स्ट होने वाला था। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि उसने पहले एक्टिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाई की थी। उसके बेसिक स्किल्स सच में इंप्रेसिव है। मैंने एक नया टॉवेल लिया और सॉन्ग बायन की फिंगर्स को साफ करता रहा, सामने चल रहे इस अमेजिंग थिएटर शो को इग्नोर करते हुए, जैसे मेरे सामने ये सब हो ही नहीं रहा है। लिन लेई कंटिन्यूस चिल्लाती रही, जब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं यहाँ का इकलौता ऑडियंस बिल्कुल केयर नहीं कर रहा हूँ, जिससे उसकी आवाज धीरे धीरे कम होकर सॉबिंग में बदल गई। वो मेरी तरफ स्वोलन रेड आइज से घूरने लगी,
जो बहुत फेक लग रही थीं, और फिर अचानक अपनी टोन बदल ली। मुझे नीचा दिखाते हुए उसने कहा, यिन चियान, सॉन्ग बायन की अच्छे से केयर करो। वो जिद्दी जरूर है, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी है। चाहे वो तुमसे कोल्ड बिहेव करती हो, लेकिन अपने दिल के अंदर वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे बारे में बहुत सोचती है? मेरा नाम तो शायद उसकी ब्लैकलिस्ट में सबसे ऊपर होगा। मैंने धीरे से टॉवल रखा। मेरे लिप्स पर एक स्माइल आ गई जब मैंने उसे रिलैक्स्ड वे में देखा, जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूं। मैंने कैजुअली पूछा, क्या तुम नहीं चाहती थी कि वो मर जाए? आप सब ये देखिए। लिन लियाई का सैड फेस एक चीप प्लास्टर मास्क की तरह एकदम फ्रीज हो गया। मैंने कंटिन्यू किया, अगर वो मर गई तो तुम्हारे लवर को चिनने वाला कोई नहीं होगा। तुम दोनों आखिरकार खुलेआम साथ रह सकोगे, है ना? उसी सेकंड उसके खूबसूरत चेहरे का सारा कलर एकदम गायब हो गया, जबकि उसकी आंखें पैनिक में इधर उधर घूमने लगी, जैसे किसी स्ट्रीट कैट का टेल एक्सीडेंट से दब गया हो। उसकी आवाज अचानक हाई और श्रिल हो गई। वो पैनिक टोन में चिल्लाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और सॉन्ग बायन का रिलेशन बहुत अच्छा है। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसकी आंखें इधर उधर देखती रहीं। उसमें अब मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसका रिएक्शन ही सबसे बड़ा आंसर था, जिससे रूम का एटमॉस्फेयर और ज्यादा कोल्ड हो गया। उसके फेस पर पानी के साथ उसका चेहरा एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट की वजह से पीला पड़ गया। वो उस वक्त अपने टो से एक होल डिक करना चाहती थी। अचानक डोर फिर से खुला और उसका प्यारा रास्कल जिमिन आखिरकार अंदर आया। उसका लुक एक्सपेंसिव सूट और क्लीन हेयर स्टाइल के साथ बहुत नीट था। उसे देखकर मैंने टॉवल को वॉश बेसिन में फेंक दिया, जिससे पानी इधर उधर गिर गया। वेरी सार्केस्टिक। मुझे खुद लगा कि मेरा टोन ज्यादा हार्श था। मैंने टॉन्ट किया, ओह, मेन कैरेक्टर आ गया। सॉन्ग बायन का सच्चा प्यार, तुम ही उसकी केयर कर लो। मैं तो यहां बस एक डिस्टर्बेंस हूं, तो मैं जा रहा हूं। जिमिन ने बिना मेरी तरफ देखे रिंकल किया और सीधे उस औरत के पास गया। उसने इतने कैजुअल वे में बात की जैसे ये नॉर्मल बात हो। क्या वो तुम्हारी अपनी वाइफ नहीं है? जरूर तुम्हें ही उसकी केयर करनी चाहिए। इसमें मेरा क्या लेना देना है? उस आदमी ने हॉस्पिटल बेड पर सॉन्ग बायन को देखा। उसकी आंखों में डिस्गस्ट साफ दिख रहा था। उसकी गंदगी साफ करना इम्पॉसिबल था। उसे लगा कि वो औरत उसकी हेल्प के लायक नहीं है। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम फ्रीज हो गया। एक बोन चिलिंग कोल्ड फीलिंग अंदर से बाहर आने लगी। मुझे तो लगा कि सीलिंग पर जो फीमेल गोस्ट मैंने इमेजिन की थी, वो अब किसी को मारने के लिए डेस्परेट हो चुकी है। उस वक्त मैंने दिमाग में सोचा, अगर सॉन्ग बायन की आत्मा यहां होती तो वो अपने हस्बैंड के कड़वे वर्ड सुनकर पूरी तरह से टूट जाती और फ्रीज हो जाती। जिस आदमी से उसने इतने साल प्यार किया, वो अब कोमा में होने के बाद उसे इग्नोर कर रहा है। यहां तक कि एक बार देखना भी जिमिन के लिए डिस्गस्टिंग लग रहा था। जैसे उसके कड़वे वर्ड्स अभी भी कम थे। उसने अपनी रिस्ट पर महंगी वॉच को देखा, जैसे वो जल्दी जाना चाहता हो। वो वॉच सॉन्ग बायन ने दी थी। उसने टॉन्ट किया कि वो बस उस फूल से प्यार करने का नाटक करता था। ये सब इसलिए किया गया ताकि सॉन्ग बायन मरने पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की विल साइन कर दे। वो बस उसका पैसा चाहता था और उसे इस गंदी जगह आना स्टूपिड लग रहा था, जिससे रूम का एटमॉस्फेयर एकदम ब्लास्ट हो गया। मेरे कान में एक स्ट्रेंज विंड ब्लू हुई, जिससे मेरी बॉडी के हेयर खड़े हो गए। गोस्ट शायद क्रेजी होने लगी थी। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसके पास की एक्सट्रीम एंगर फील कर सकता था। वो गुस्सा सीधे जिमिन पर टारगेट था, जैसे कोई ना दिखने वाली चीज उसके फेस पर वायलेंटली हिट कर रही हो, जिससे वो आदमी डरकर पीछे हटा। उसी समय सॉन्ग बायन की आत्मा एक्शन लेने लगी। अपनी गोस्ट नेल से वो उस आदमी के फेस को स्क्रैच करती रही, जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी। वो बिना आवाज के लाउडली चिल्लाई, उस रास्कल को गाली दी जिसने उसे इतने साल फूल बनाया। तुमने मुझे इतने साल धोखा दिया, जबकि मैं मरी नहीं हूं और वापस उठ सकती हूं। तुम अब नाटक भी नहीं करना चाहते। चाहे मैं गोस्ट की स्क्रीमिंग ना सुन सकूं, गॉड्स प्रॉमिस, मैं जिमिन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूं। सॉन्ग बायन की आत्मा क्रेजी हो गई ये देखकर कि उसका 10 ईयर वाला मैन ऐसा निकला। पता चला वो बस उसकी प्रॉपर्टी चाहता था, और जिमिन ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। उसने इस चांस का यूज करके साइड में खड़ी लिन लियाई का हाथ टाइट पकड़ लिया और उसके हाथ के पीछे धीरे से रब करने लगा। वो विक्ट्री टच मेरे सामने बिना किसी शर्म के शो ऑफ होने लगा, जैसे अभी अभी मिला कोई चीप स्टोलन आइटम शो ऑफ कर रहा हो। उसने प्राउड टोन में कहा कि उसकी ये लवर बहुत अलग है। लिन लियाई एक कहना मानने वाली लड़की है, जो बस पैसे ही नहीं देती, बल्कि खुद को भी जल्दी सरेंडर कर देती है। लिन लियाई उसके बॉडी पर ऐसे लीन हो गई जैसे उसमें बोन्स ही ना हो। उन दोनों को मेरे वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि उन्होंने बेड पर पड़ी औरत को जिंदा भी नहीं समझा। जिमिन की कोल्ड लुक घूमने लगी। सॉन्ग बायन के बॉडी को बेड पर ऐसे देखने लगा जैसे वो बस एक यूजलेस गार्बेज का पाइल हो। उसने टॉन्ट किया, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे प्यार करता हूं? वो फूल जो लव में पड़ गई थी।
पहले वो इनोसेंट और स्वीट की, बस बचपन में कुछ स्वीट वर्ड्स बोले थे और वो ट्रैक से भटक गई। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी वो प्योर होने का नाटक करती थी और किसी को टच नहीं करने देती थी। कितना डिस्गस्टिंग है। उस मिस्टीरियस विंड ने मुझे फिर से डरा दिया। पता चला इस रूम का एसी इतना ठंडा नहीं था। ये कोल्ड फीलिंग सॉन्ग बायन की आत्मा से आ रही थी, जो लीमिंग जी के ब्रदर के टॉन्ट पर लाफ कर रही थी। वो हाई पिच्ड आवाज सैटिस्फाइड टोन में बोली, मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझसे बहुत अलग है। पहले दिन हाथ पकड़ना, दूसरे दिन किस करना और तीसरे दिन सीधा साथ सो जाना। कहते हैं ये नॉर्मल लड़कियों की स्पीड है। गॉड्स प्रॉमिस ये सुनकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। ये स्पीड तो रॉकेट से भी तेज है। ये दोनों बेशरम तो अपनी शर्म हयाओं को बेच खाने को अपना घमंड समझते हैं। बस इमेजिन करो, सॉन्ग बायन का दिल इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका होगा। कोमा वाली पेशेंट होने के नाते उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया या फिर गुस्से से मारने की कोशिश की गई। उसके सबसे प्यारे लिवर और सबसे अच्छी फ्रेंड ने मिलकर उसे बर्बाद करने का प्लान बनाया। अगर वो अभी ये सब सुन सकती तो ये सब उसकी आत्मा के लिए एक मजाक लगता। वो अपने सामने इस बेशरम कपल को देखती है और फिर रूम के कॉर्नर में शांत खड़े मुझ पर नजर डालती है। अपनी ही बॉडी को देखती है जो मेडिकल ट्यूब से भरी हुई है और एक कॉर्प्स की तरह शांत लेटी है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के एक लॉयल बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हूं। अब उसे समझ आ रहा है कि कौन सच्चा था और कौन झूठा, कौन इंसान के रूप में शैतान है और कौन उसका प्रोटेक्टर। मैंने बिना कुछ बोले बस उन्हें देखा, एकदम साइलेंट। लिन लई मेरी तरफ घमंड से देखने लगी। सस्ती अकड़ के साथ वो मुझे डिस्गस्टिंग लुक से देखकर टॉन्ट करती है, ए चटुकार, 5 साल तक उसकी चटुकी की, क्या उसने कभी तुम्हें कुछ समझा? मैंने बिना बोले बस उसे ठंडी लुक से देखा, एकदम साइलेंट। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा थप्पड़ होता है, लेकिन उसने मेरी साइलेंस का गलत मतलब निकाला। उसने समझा कि मैंने सरेंडर कर दिया है। उसकी स्माइल एक चालाक लोमड़ी की तरह और बड़ी हो गई। वो उसके पैरों से चिपक गई और धीरे से बोली, तुम्हें पता है उस दिन चाकू लगने वाली इंसिडेंट का? पहले मैंने झूठ बोला था कि मैंने उसे बचाया है और उसने आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया। वो पास आकर धीरे से बोलती है। मैं दिमाग में उनकी स्टुपिडिटी पर ताली बजा रहा था। कितना पागलपन है ना। मुझे लगता है सॉन्ग बायन बाहर की सारी गंदगी सुन सकती है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि कोमा वाले पेशेंट्स आसपास की आवाज सुन सकते हैं। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, या तुम्हें लगता है मरने के बाद कोई दूसरी लाइफ है? टेंशन मत लो, मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए एक 3 बेडरूम वाला लग्जरियस हाउस जला दूं, ताकि सॉन्ग बायन गुस्से में कोमा से उठ जाए और तुम दोनों को रिग्रेट हो। इस वक्त मुझे यकीन है कि बेड पर पड़ी औरत सैड नहीं है, बस वो नम हो चुकी है। उसके अंदर आग की तरह नफरत जल रही है जो उन्हें राख करना चाहती है। ये देखकर लई ने माहौल को और गर्म कर दिया। मुझे लगता है बेड पर पड़ी औरत अब सैड नहीं है, बल्कि बदले की आग में जल रही है। एक ऐसा बदला जो उन्हें पीसेज में तोड़ दे। ये कंडीशन देखकर लई ने भी आगे बढ़कर स्थिर पड़ी सॉन्ग बायान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो अब अपना ये बदसूरत चेहरा। नफरत से भरी आंखों से देखकर बोलती है, इसका बॉडी सूखा, पतला और पीला है, एक फ्रेश कॉर्प्स जैसा बदसूरत। वो जानबूझकर अपना चेस्ट आगे करके शो ऑफ करती है। वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन वो फेंकती है, देखो मुझे, प्यारे अमीन ने मुझे इतना पैम्पर किया है कि मैं फ्रेश दिखती हूँ। मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। उसकी बकवास सुनकर मेरी आंखें अजीब तरीके से ट्विच करती हैं। पैम्पर कर रहा है बोलती है। वर्ड सिलेक्शन तो कमाल का है। क्या तुम दोनों प्लांट और गार्डनर हो? उसे लगा कि उसका टॉन्ट अभी कम है। अगर ये पैरासाइट हमारे रास्ते में ना आती और अगर ये वॉकिंग एटीएम खराब ना हुई होती तो मैं मैंगो के साथ ऑफिशियल हो चुकी होती, खुलेआम। उसने सारी गलती उस औरत पर डाल दी जो बेड पर बिना बोले लेटी हुई थी। ये सब उनकी गलती है। रूम की हवा अब एक बड़े तूफान में बदल चुकी थी। रूम में गोल गोल घूम रही थी। हैलुसिनेशन, ये जरूर हैलुसिनेशन है। सॉन्ग बायान की आत्मा हिस्टेरिकली चिल्लाई, लेकिन अफसोस कोई सुन नहीं सकता था। तुम दोनों धोखेबाज खौफनाक मौत मरोगे। मैं भूत बनकर भी तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। ऑनेस्टली, आप लोग भी इस रूम में बोर हो गए होंगे। अगर ज्यादा देर यहाँ रहा तो ये 2 फूल्स मुझे गुस्से से मार देंगे। चाहे उनकी बातें बिल्कुल गंदी थीं। ये दोनों डिस्गस्टिंग लोग एक दूसरे को देखते रहे। जब मैंने शांत लेटी सॉन्ग बायान को देखा तो जिमिन को लगा मेरा साइलेंट रहना एक प्रोवोकेशन है। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका घमंडी फेस मेरी तरफ घूमा और उसने आने का रियल रीजन बताया। ए बूचिन, एक्टिंग बंद करो और मेडिकल फैसिलिटीज वेस्ट मत करो इस फूल के लिए। बात खत्म करके उसने सीधे सॉन्ग बायान के फेस की तरफ फिंगर दिखाई। वो ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन मास्क ही उसकी आखिरी सांस थी और जिमिन की टोन बहुत कोल्ड थी, बहुत कैजुअल, जैसे आज के वेदर की बात कर रहा हो। वो बोला, इसका ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दो, इसे शांति से मरने दो ताकि हमें जल्दी प्रॉपर्टी मिल सके। अचानक जिमिन की आंखें लालच से चमकने लगी। उसकी आंखें बल्ब की तरह जली। उसने जल्दी मचाई, हाँ जल्दी करो, निकाल दो ट्यूब, ये बस एक यूजलेस कॉर्प्स है, बस पैसे वेस्ट कर रही है।
इस बीच सॉन्ग बयान की आत्मा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने इतने साल प्यार किया वो ऐसा करेगा। वो सच में उसे अपने हाथ से मारना चाहता था। इन दो कमीनों का मॉरल लेवल बहुत गिर चुका था, मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा नीचे। जब उसने देखा कि मैं साइलेंट खड़ा हूं और मूव नहीं कर रहा, तो जिमिन के फेस पर इम्पेशंस दिखने लगा। वो सच में आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे किया। आप लोग बिलीव करेंगे, उसने सॉन्ग बयान का ऑक्सीजन ट्यूब खुद निकालने का ट्राई किया। यूजलेस बूचिन, अभी भी वुमेन प्रोटेक्टर बनना चाहते हो? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मुझे करने दो, मुझे करने दो। जैसे ही उसका हाथ ऑक्सीजन ट्यूब के पास पहुंचा, मैंने तुरंत मूव किया, क्योंकि मैंने 20 इयर्स तक डांस की प्रैक्टिस की है, बस पार्क में टाइची करने के लिए नहीं। सॉन्ग सूसी, मैं उसे इसी नाम से बुलाता हूँ। उसका ऑर्डर था कि सॉन्ग बयान को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, चाहे उसकी आखिरी सांस ही क्यों ना बची हो। अचानक क्रैक, मैंने जिमिन की व्रिस्ट को टाइट पकड़ा, फिर उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया। इस पॉइंट पर मुझे खुद लगा मेरा एक्शन थोड़ा हार्श था। आह! जिमिन हिस्टेरिकली चिल्लाया। उसका फेस पेन से खिंच गया और ठंडा पसीना आने लगा। उसे काउंटर करने का चांस दिए बिना मैंने लेग उठाई और एक हार्ड किक मारी। मैंने उसके स्टमक पर पूरी पावर से मारा, जिससे वो एक फटे हुए बोरे की तरह पीछे जा गिरा। वो पीछे रखी चेयर से टकराया और फ्लोर पर गिर गया। बूम! मेरी किक ने सच में उसे हवा में उड़ा दिया। अगले ही सेकंड मेरे दूसरे हाथ ने बेड के पास रेड इमरजेंसी बटन को प्रेस किया। इमरजेंसी अलार्म की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजने लगी, जिससे कॉरिडोर से भागते हुए लोगों की आवाज आने लगी। नर्सेज और बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स आखिरकार जल्दी से रूम के अंदर भागते हुए आए। यंग मास्टर, क्या हुआ? वीआईपी रूम का सब कुछ अचानक से मेस में बदल गया। निंगलेई चिल्लाने लगी और फ्लोर पर पड़े जिमिन को हक कर लिया। इस केओस के बीच मैंने शांति से अपना फोन निकाला। मेरा मूवमेंट इतना कैजुअल था जैसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहा हूं, और मैंने 3 डिजिट ईएम नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो मैंने प्लेन और काम टोन में रियल इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। हेलो, 110 सर्विस, फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल, वीआईपी रूम नंबर 28। यहाँ एक पर्सन ने प्लान्ड मर्डर और इविल प्रोवोकेशन करने की कोशिश की है। सिक्योरिटी और पुलिस बहुत जल्दी आ गई। हॉस्पिटल का पूरा फ्लोर अचानक से क्राउड से भर गया, मेरी वजह से। जिमिन अभी भी फ्लोर पर बैठकर बिना रुके गालियां दे रहा था। उसने मुझ पर पावर का मिसयूज करके वीक पर्सन को दबाने का एक्यूजेशन लगाया, जबकि निंगलेई उसके बॉडी को टाइट हक किए हुई थी। वो रो रो कर मुझ पर फिजिकल वायलेंस का एक्यूजेशन लगा रही थी। मैं खुद वॉल से लीन होकर खड़ा रहा, कोल्ड लुक से इन दो जोकर्स की स्टूपिड एक्ट्स देखता रहा। इनएक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स ने जल्दी एक्शन लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और इन कमीनों को एक एक करके चिकन्स की तरह पकड़ लिया। मैंने तुरंत सॉन्ग बयान के पापा को कॉल किया। अंकल सॉन्ग, टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मेरा मेन मिशन क्या है। मैं सॉन्ग बयान की अच्छे से केयर करूंगा। आपको परेशान करने वाली दो मक्खियों का काम तमाम हो गया है। पुलिस उन्हें ले गई है और इस बार मैं इन पैरासाइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सॉन्ग बयान भी इस डिसीजन को मना नहीं करेगी। कॉल के दूसरे साइड से अंकल सॉन्ग ने एक गहरी सांस ली। इस बार उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, थोड़ा सा भी मर्सी मत दिखाना। सॉन्ग बयान अभी होश में नहीं आई है, तो वो मेरे इस एक्शन के अगेंस्ट गुस्सा नहीं करेगी। मैंने कॉल कट कर दिया। दुनिया बहुत क्वाइट लगने लगी। 5 डेज के बाद जो केओस हुआ था, वो बिना किसी ट्रेस के खत्म हो गया। अंकल सॉन्ग जल्दी में आए। उनका फेस बहुत ओल्ड दिख रहा था और आंखें खून की तरह रेड थीं। उनकी आंखें रेड वेन से भरी हुई थीं। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी पावर का यूज करके लिन लई पर प्लान्ड मर्डर अटेम्प्ट का केस लगा दिया है। कम से कम वो 5 या 6 साल जेल में रहेगी। उन्होंने मेरे शोल्डर को थपथपाया। आप उनके फेस पर ब्लड थर्स्टी लुक देख सकते हैं। आखिरकार जस्टिस मिल ही गया। जब सॉन्ग बयान उठेगी तो कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तुम दोनों अच्छा रिलेशन बना सकते हो। हमारे साइड में तैर रही सॉन्ग बयान की आत्मा ने भी ये सुना और पैनिक में रिक्वेस्ट करने लगी। हाँ वैगॉन, अब से मेरे साथ हमेशा के लिए अच्छे से रहना। मुझे पता है पहले मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा दिमाग खराब था और मैं सच में पागल थी। अफसोस मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। मैंने अंकल सॉन्ग को देखते हुए शांति से सर हिलाया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस 3 महीने का बचा है। चाहे वो उठ जाए, हम साथ नहीं रहेंगे। मेरी बातें सुनकर सॉन्ग बयान की आत्मा हिस्टेरिक हो गई और मेरा हाथ टाइट पकड़ने की कोशिश करने लगी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ मेरे बॉडी से निकल गया। सॉन्ग बयान की आत्मा पैनिक में चिल्लाई, मेरे हस्बैंड, ऐसा मत करो। मैंने अभी तक अपनी सारी मिस्टेक्स का बदला नहीं चुकाया है। तुम अचानक से सीक्रेटली कैसे जा सकते हो और मुझे ऐसे छोड़ सकते हो? मुझे सच में बहुत रिग्रेट है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मेरे पापा तुम्हें बहुत सारी वेल्थ दे सकते हैं। बस तुम यहाँ मेरे साथ रहो। वो हैरान रह गया। 5 साल तक बिना प्यार के एक साथ रहना। आप सब उसकी कड़वी स्माइल से उसके पेन को फील कर सकते हैं। मेरे लिप्स के कॉर्नर्स थोड़े ऊपर उठे, लेकिन वो स्माइल आंखों तक नहीं पहुंची। ऐसा लगता है वो सच में मुझे अपने दिल से प्यार नहीं करती थी। मेरे लिए ये शादी बस एक ड्यूटी थी। जैसे ही मैंने ये कोल्ड वर्ड्स बोले, वही जानी पहचानी कोल्ड एयर फिर से रूम में आने लगी। सॉन बैन यान की आत्मा पास तैरती हुई आई। उसका बॉडी मेरे सामने हिलती रही और वो कंटिन्यूस बोलती रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम सच में अब मेरे दिल में हो।
पहले मैं ब्लाइंड थी लेकिन अब मुझे होश आ गया है, मुझ पर ट्रस्ट करो। अचानक मुझे अपने चीक पर आइस जैसा कोल्ड टच फील हुआ। धीरे से एक स्लो और वीक वॉइस सुनाई दी, क्या तुमने सच में मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया? मुझे यकीन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बस पैसे के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। सॉन बैन यान की आत्मा रूम के कॉर्नर में अपनी किस्मत पर रोती रही। उसकी स्लो आवाज धीरे धीरे कम हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसकी सारी बची हुई एनर्जी बिना किसी ट्रेस के खत्म हो गई हो। ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ज्यादा पैम्पर किया। अंकल सॉन ने हॉस्पिटल बेड पर अपनी बेटी को बहुत कॉम्प्लेक्स लुक से देखा। उनकी लुक बहुत सैड थी। पहले जब वो कॉलेज में थी, मैं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा कोई रास्कल मेरी बेटी का पैसे और बॉडी के लिए यूज न कर ले। मैं चाहता था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। तुम्हारी फैमिली एक बहुत बड़े फाइटर्स क्लैन के रूप में फेमस है और तुम्हारे पापा जॉन बे के एक रिस्पेक्टेड हीरो थे। मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पर पूरा ट्रस्ट था। इसी वजह से मैंने बिना किसी डाउट के तुम दोनों की शादी करवाई। वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हुए। उनकी टोन में गिल्ट था, इससे पहले कि वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते। गरीब लोगों पर परेशानियां हमेशा एक के बाद एक आती हैं, बिल्कुल उस पतली रोप की तरह जो हमेशा सबसे वीक पार्ट से टूटती है। तुम्हारे पापा बहुत ग्रेट थे। उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था और तुम दोनों को बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने एम्प्टी लुक से सीलिंग की तरफ देखा। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे और मेरी छोटी बहन को थोड़ा सफर करना पड़े। मेरी मम्मी ने सबसे ज्यादा सफर किया था। मेरे पापा उनके ड्रीम हीरो जरूर थे, लेकिन वो सारे फेक रिस्पेक्ट किसी काम के नहीं थे। सब कुछ यूजलेस था, क्योंकि उसी यूजलेस हीरो स्टेटस ने आखिरकार मेरी मम्मी की जान ले ली। लेकिन उसी सेकंड उनके चाइल्डहुड का हीरो बनने का ड्रीम आखिरकार पूरा हो गया। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम फ्रीज हो गया। वो कोल्ड फीलिंग अचानक शार्प आइस ब्लॉक्स में बदल गई, जैसे मेरी आत्मा को फ्रीज कर सकती हो। सॉम बैन जैंग का वो रूप जिसके फेस को मैं देख भी नहीं सकता था, उसने सब कुछ सुन लिया। पता चला हमारी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ा था, बल्कि ये पूरी तरह से उसके पापा का प्लान था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा शॉकिंग फैक्ट ये था, जिस ग्रीडी हस्बैंड को वो एक यूजलेस स्ट्रीट डॉग समझती थी, उसका पास्ट पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन और पेन से भरा था। मेरे पापा एक हीरो थे जो ड्रग कार्टेल के हाथों मारे गए थे, जबकि मेरी मम्मी को भी बहुत क्रुएल्टी से मार दिया गया था उस कार्टेल का बदला लेने के लिए। और वो औरत तो मेरी फिंगर पर पॉइंट करके मुझे नार्सिसिस्ट बोलती थी और गालियां देती थी। लेकिन आप लोग खुद थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ सचबस्त में कौन बेशरम है? कौन है जिसकी सबसे कम सेल्फ रिस्पेक्ट है? उसके दिल का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। मिस्टर सॉन की लुक अब मेरे पीले फेस पर थी। ऐसा लगा वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आखिर में बस एक गहरी सांस सुनाई दी। उनकी आवाज बहुत हैवी लग रही थी, जैसे उनके चेस्ट पर हजारों टन का बड़ा स्टोन रखा हो। इनकैन, मुझे अंकल बोलो, मुझे माफ कर दो। शुरू से मैंने तुम्हें बस तुम्हारी एबिलिटीज के लिए नहीं चुना था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्ट थी। तुम्हारा नेचर ऐसा था जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी था। मैं बस साइलेंट खड़ा रहा, बिना किसी आवाज के। और कौन सा रीजन हो सकता है उनके पास? क्या मेरी लाइफ इतनी चीप थी? और उसी वक्त वो डार्क सीक्रेट सामने आया। वो मिस्ट्री धीरे धीरे खुल गई। ये सब तुम्हारे ब्लड ग्रुप की वजह से हुआ इनकैन। तुम्हारा ब्लड ग्रुप वैनियान जैसा सेम है, रीसस नेगेटिव टाइप, जो बहुत रेयर है, जिसे पांडा ब्लड बोलते हैं। मैंने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। मुझे तो ये बहुत पहले से पता था। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पहली मीटिंग में उन्होंने मेरे ब्लड ग्रुप के बारे में इतनी डिटेल में क्यों पूछा होता? मिसेस सोन को जैसे उनका हैवी लोड आखिरकार हट गया। सांस लेते हुए उन्होंने माना, मेरा उस वक्त एक सीक्रेट प्लान था। मैंने जानबूझकर तुम्हें रोका ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें एक लिविंग बैकअप ब्लड बैंक की तरह यूज कर सकूं। कितना क्रूअल था। वो कोल्ड साइलेंस फिर से रूम में फैल गई, इस बार बिना किसी एंगर के। बस एक खौफनाक क्वाइटनेस थी, जैसे विंटर के पीक पर बिना हवा के किसी आइस लेक का सरफेस हो। मिसेस सोन को नर्वस फील होने लगा। उसने अपने हाथ दबाए जब वो इस सन इन लॉ को एक्सप्लेन कर रही थी, जिसकी वो बहुत बड़ी डेटर थी। मुझे पता है ये तुम्हारे साथ बहुत अनफेयर है, लेकिन हम जैसे अमीर लोगों के लिए ये एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल? मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ गई। आप सबको पता ही होगा कि उनकी आंखों में हमारी लाइफ कितनी चीप है, जबकि गरीब लोगों की लाइफ बस स्पेयर पार्ट्स जैसी होती है। आखिरकार मैंने बहुत काम टोन में बात की। पैसा है तो सम्मान है, ये तो नेचर का रूल है। अंकल सॉन ने मुझे पे कर दिया है। जब तक ब्लड लेने का प्रोसेस मेरी जान डायरेक्टली नहीं लेता, जितना भी ब्लड चाहिए मैं डोनेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने ये सच्चाई से कहा। वैसे भी मेरी अभी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये खराब बॉडी मेरी बड़ी बहन की रिकवरी और मेरे भतीजे के हैप्पी चाइल्डहुड के लिए एक्सचेंज हो सकती है, तो ये सब करना बिल्कुल वर्थ इट है। मेरा ये काम बिहेवियर उनके फीलिंग्स को गालियों से भी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। मिस्टर सॉन का फेस अब डीप गिल्ट से भर गया।
सांस लेते हुए उन्होंने कहा, इस लड़के को इतने सालों से बिना रुके जो सारे पेन और सफरिंग सहना पड़ा और मेरी फैमिली का कोल्ड बिहेवियर देखकर मुझे सच में बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मिस्टर सॉन ने फिर एक एटीएम कार्ड निकाला अपनी पॉकेट से और डायरेक्टली मेरे हाथ में पकड़ा दिया। प्लीज इस पैसे को एक्सेप्ट कर लो, कभी रिफ्यूज मत करना। घर जाओ और एक छोटा बिजनेस शुरू करो। अपने पापा की अच्छे से केयर करो और अपनी थकी हुई बॉडी को रेस्ट दो। मैंने नीचे झुककर अपने हाथ में रखे एटीएम कार्ड को देखा। घर जाओ और एक छोटा बिजनेस शुरू करो, पापा की केयर करो, बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। मैंने फिर से हेल्पलेसली अपना हेड नीचे किया, हाथ में रखे कार्ड को टाइट पकड़ा। ये पैसा बहुत वैल्यूएबल है और मुझे इसकी जरूरत है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच अंकल सॉन। सॉन बैन यान की आत्मा अब खाली फील कर रही थी। यान पैनिक में हमारी बात के बीच बोलने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि मैं वो पैसा लूं। सॉन बैन यान की आत्मा पूरी तरह से होश में आ गई। उन्होंने बस एक हस्बैंड नहीं ढूंढा था, बल्कि एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी ढूंढा था, और पुराने जमाने की तरह डेथ तक एक लॉयल सर्वेंट भी। मुझे बस उसे प्रोटेक्ट नहीं करना था, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। उसे लगा मैं बस एक चीप चाटुकार हूं, एक एक्सचेंज आइटम हूं, लेकिन शुरू से ही, इससे पहले कि मैं कार्ड को अपनी पॉकेट में रखता, अपनी पैंट में, उस हॉस्पिटल रूम का दरवाजा अचानक से फिर से खुल गया। मुझे लगा कोई नॉर्मल नर्स आई है, इसलिए मैंने हेडअप नहीं किया जब तक एक लड़की ने रोती हुई आवाज में मेरा नाम नहीं लिया, इन कैन। मैंने तुरंत हेडअप किया, लिंग जुए को दरवाजे पर खड़े देखा। वो लड़की सॉन बैन यान की फ्रेंड्स में से एक थी, इकलौती ऐसी पर्सन जिसने पहले उसे समझाया था कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करे। वो लिंगले जितनी केयरलेस नहीं थी, वो बस वहां खड़ी रेड आइज से मुझे देख रही थी। वो लुक सिंपथी नहीं थी, बल्कि एक वूंड था, ऐसा वूंड जो किसी प्यारी चीज को पीसेज में ब्रेक होते हुए देखकर होता है। मेरा हार्ट रेट तेज हो गया। अभी टाइम नहीं हुआ है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अभी 3 महीने बचे हैं। पैसा लो और ये काम खत्म करो, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। निंग जुए अचानक पैनिक हो गई और मेरा हाथ टाइट पकड़कर वरी के साथ पूछा, तो फिर कब होगा टाइम? वो तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे मन बहुत पसंद है। उसके वर्ड्स बुलेट्स की तरह अर्जेंट टोन में मेरे ऊपर आने लगे। अब वो बस एक लिविंग कॉप्स है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने उसे देखा और काम टोन में जवाब दिया, सच बस में मैं गलत हूँ। मैं शायद इमोशनल मन नहीं हूँ, मैं एक खास रीजन से सेंटिमेंटल होने का नाटक करता हूँ। उसने जिद्दी तरीके से मेरी बात को बीच में काटकर चिल्लाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा मेरे दिल में होना, एटलीस्ट अभी के लिए। लेकिन वेट, अगले ही सेकंड मुझे लगा मेरे आसपास का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया। निंग जुए को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। वो मेरे पास आई और एक वार्म और सॉफ्ट किस ने मेरे लिप्स को बंद कर दिया, एक फोर्स्ड किस। मैं एकदम फ्रीज हो गया, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। क्या मैं किसी पागल खाने में आ गया हूँ? 1 2 3, यहाँ कोई भी एक नॉर्मल क्यों नहीं है? एक आइस कोल्ड विंड अचानक मेरे कान के पास तेज चलने लगी, जिससे मेरे नेक के हेयर खड़े हो गए। सॉन बैन यान की आत्मा लगता है एक बदला लेने वाली घोस्ट बन गई थी, जो अपने घोस्ट हैंड से हमें अलग करने के लिए वायलेंटली स्क्रैच करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो सब यूजलेस था, उसके हाथ हमारे बॉडी से निकल गए। एक्सट्रीम एंगर के साथ वो चिल्लाई, कमीनी फेक फ्रेंड, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो? जरूर मैं उसकी साइलेंट स्क्रीम नहीं सुन सकता था। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने तुरंत निंग जुए को पीछे धक्का दिया, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन बहुत फर्म एटीट्यूड के साथ। वो एक स्टेप पीछे हुई, लेकिन अजीब बात यह है कि वो गुस्सा नहीं हुई। उसके फेस पर एक स्ट्रेंज हैप्पीनेस दिख रही थी। बेड की तरफ देखते हुए उसने नॉन रिस्पॉन्सिव सोन बैन यान को देखा, फिर उसने मुझे दोबारा देखा और एक ऐसा क्रेजी सेंटेंस बोला जिसने मेरी मोरालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही मुझे थोड़ा एक्साइट भी कर दिया। इन कैन, अपने लिप्स को लिक करते हुए चमकती आंखों से उसने धीरे से बोला, चाहे ये हॉस्पिटल है गिला, ये बहुत डेंजरस है। यहाँ अटेंडेंट बेड है, हम बैन यान के ठीक सामने ये एक्साइटिंग काम करते हैं। पता नहीं इसे होश में ला सकता है या नहीं। ये प्यार में पागल हुई फूल कंटिन्यू करती है। अगर वो तुम्हें नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें अभी छीन लूंगी, चाहे मुझे फोर्स ही क्यों ना करना पड़े। मैं एकदम फ्रीज हो गया। मुझे डाउट होने लगा कि मेरे कान खराब हो गए हैं क्या। मैं दिमाग में चिल्लाया, पागल है क्या ये? क्या ये ऐसा एक्सट्रीम मेथड यूज कर रही है एक डाइंग कोमा पेशेंट को होश में लाने के लिए? ये प्यारी लड़की, लगता है तुमने ज्यादा ही चीप रोमांस नॉवेल्स और गॉसिप मैगजीन्स पढ़ ली हैं। मैंने तुरंत निंग जुए को पीछे धकेला। मेरा पुश ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन मेरा एटीट्यूड एकदम फर्म था, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। वो भी हैरान रह गई, लेकिन जो वर्ड्स उसके मुंह से निकले वो बहुत पॉइजनस थे। उसने स्लो वॉइस में पूछा, इनकियान, तुम? मेरी वॉइस में थोड़ी सी भी वार्मथ नहीं थी जब मैंने कोल्ड टोन में जवाब दिया, जाओ यहां से। उसी सेकंड एनी का फेस एकदम पीला पड़ गया और उसकी आंखों की लाइट चली गई, लेकिन वो गुस्सा जल्दी ही बड़े इंटरेस्ट में बदल गया। उसने अपने लिप्स लिक किए और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसने टर्न लिया
और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गई। आखिरकार मेरी दुनिया शांत हुई। मैंने थक कर वॉल से लीन किया। ऐसा लगा इन कुछ दिन का ड्रामा बहुत ज्यादा क्रेजी था। सांस लेते हुए मैंने बेड पर लेटी सॉन्ग बायन को देखा। मेरे दिमाग में एक शैतान आइडिया आया। जब वो पागल है तो क्यों ना मैं इसे और ज्यादा वर्स बना दूं। मैं बेड के पास गया, उसके ठंडे लेग्स को टच किया और धीरे धीरे उसके जॉइंट्स को मसाज करने लगा। मेरे मूवमेंट्स नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे थे वो बहुत क्रूअल थे। जब मैंने धीरे से विस्पर किया, क्या हुआ, मैं उसके कान के पास गया, एक शैतान की तरह उसके उस सो कॉल्ड फर्स्ट लव के बारे में विस्पर किया जिसे वो इतना महान समझती थी। तुम उसे एक प्रेशियस जेम की तरह ट्रीट करती थी, मुझे उसे टच नहीं करने देती थी और गुस्सा हो जाती थी। लेकिन तुम्हारी अपनी बॉडी बिना किसी रिएक्शन के शांत लेटी है, बस हार्ट मॉनिटर की रेगुलर साउंड सुनाई दे रही है। मैंने स्माइल किया और अपनी मसाज को और टाइट प्रेस किया। कोल्ड टोन में मैंने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पापा के पैसे के बिना तुम्हारी केयर करता? कौन इस कोल्ड स्टोन को टच करना चाहेगा? 5 साल हो गए हैं और हर दिन एक टॉर्चर जैसा लगता है। हॉस्पिटल रूम कोल्ड होने लगा, बहुत खौफनाक। मैं उसके फेस के पास झुका, अपने लिप्स आगे किए, ऑलमोस्ट उसके कान को टच करते हुए अपनी लाइफ के सबसे पॉइजनस टोन में मैंने ये डेंजरस प्रोवोकेशन विस्पर किया। अगर तुम में इतना ही दम है तो उठो और मुझे एक थप्पड़ मारो। अगर नहीं तो मैं अभी उस लड़की के साथ चला जाऊंगा। वो तुमसे ज्यादा पैशनेट और अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही मैंने वो सेंटेंस खत्म किया, आप लोगों को ये देखना चाहिए, एक आइस कोल्ड विंड अचानक मेरे कान के पास तेज चलने लगी। सॉन्ग बायन की आत्मा अचानक गुस्से में आ गई। वो सच में गुस्सा हो गई। उसकी पॉजेसिव नेचर ने उसे पागल बना दिया और उसने अपनी बची हुई सारी पावर लगा दी। चिल्लाते हुए वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। वो सच में मेरी बॉडी के पीसेस करना चाहती थी। हिम्मत मत करना, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। लेकिन उसके शैडो हाथ मेरी बॉडी से निकल गए। लेकिन अनइंटेंशनली उसका पंच बेड पर लेटी उसकी अपनी बॉडी के स्टमक पर लगा। जब टच हुआ तो एक ब्राइट व्हाइट लाइट चमकी। उसकी वाइल्ड सोल अचानक एक बड़े वर्लपूल की तरह अंदर खिंच गई। वो सोल फोर्स के साथ वापस उसकी बॉडी में चली गई। बीप बीप बीप, हार्ट मॉनिटर अचानक लाउड टोन में बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर्स वाइल्ड तरीके से जंप करने लगे। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया और बेड की तरफ देखा, खास करके सॉन्ग बायन की फिंगर। वो स्टिफ फिंगर अचानक से मूव हुई। मेरा हार्ट रेट तेज हो गया। डैम इट, लगता है वो सच में उठने वाली है। शिट, क्या मुझे वो टॉर्चर फिर से सहना पड़ेगा? वो इंसल्ट वाले दिन जिससे मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था। लेकिन अगले ही सेकंड मुझे होश आया, जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा हो। मैंने जल्दी से बेड के पास इमरजेंसी कॉल बटन को प्रेस किया। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। पूरा वीआईपी फ्लोर मेरी हिस्टेरिक शाउटिंग से हिल गया। डॉक्टर्स और नर्सेज भागते हुए अंदर आए। एक डीप चेकअप के बाद उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई मिरेकल देखा हो। डॉक्टर ने अपना चश्मा एडजस्ट किया और अनकन्विंस्ड टोन में बोला, ये सच में एक मेडिकल मिरेकल है मिस्टर इन। मिस सॉन्ग की ब्रेन वेव एक्टिविटी बहुत एक्टिव है और वो जल्दी होश में आने के साइंस दिखा रही हैं। मैंने जल्दी मिस सॉन्ग के पापा को इन्फॉर्म किया। जैसे ही वो आए, वो इतने इमोशनल हो गए कि मेरे सामने ऑलमोस्ट नीज पर गिर गए और मेरे हाथ को टाइट पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इनकियान, तुम्हारा ये फेवर बहुत बड़ा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 महीने और रुक जाओ जब तक बायन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। मैं तुम्हें और भी सारा एक्स्ट्रा मनी दूंगा। मैंने उनके वाइट होते हेयर को देखा। आखिरकार मैंने हेड नॉट कर दिया। मेरी लाइफ लॉन्ग फ्रीडम के लिए 2 महीने का टाइम बिल्कुल फेयर लगता है। लेकिन गेस करो क्या हुआ? मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत जल्दी यस बोल दिया था। उठने के बाद सॉन्ग बायन का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। उसकी पहली लुक जो उसने मुझे दी वो एकदम अलग थी। बिल्कुल कोल्डनेस नहीं थी, बल्कि एक पैशनेट लुक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लुक मुझे मेल्ट कर सकती थी, प्यार और स्ट्रॉन्ग पोजेसिव ऑब्सेशन से भरी हुई। मैं उसके लिए फूड लाया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया, बल्कि अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए धीरे से स्वीट वॉइस में बोली। उसने स्वीटली रिक्वेस्ट किया, मेरे हस्बैंड, मुझे अपने हाथ से खिलाओ, जिससे मेरी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। डॉक्टर ने पेशेंट की विश को फॉलो करने को कहा, मुझसे ट्राई करने को कहा, चाहे मैं नहीं चाहता था। मैंने सूप का स्पून लिया और उसके लिप्स के पास लाया। उसने थोड़ा सा सिप लिया, लेकिन स्वॉलो नहीं किया। अगले ही सेकंड वो अचानक आगे बढ़ी, मेरे फेस को अपने हाथ में लिया और अपने मुंह से वो सूप का स्पून डायरेक्टली मेरे मुंह में डाल दिया। मैं एकदम ब्लैंक हो गया। उसने अपने लिप्स लिक किए और एक चालाक कैट की तरह स्माइल किया। फिर पूछा, क्या मुझे पसंद आया? इससे पहले कि मैं उसे पीछे धकेलता, उसका फेस एकदम सैड हो गया और आंखें रेड हो गईं। उसके बड़े टीयर ड्रॉप्स गिरने लगे, बिल्कुल एक प्यारे पपी जैसी, जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया हो। उसने मेरी शर्ट खींची, रोते हुए कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करने लगी,
मेरे हस्बैंड, मेरी गलती थी, प्लीज इतने कोल्ड मत बनो, मुझे बहुत डर लगता है। अब से तुम जो भी कहोगी मैं करूंगी, प्रॉमिस। तुम मेरे साथ जैसा चाहे बिहेव कर सकते हो। सच में उस रात मेरा दिल पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गया था। उसने सोने के लिए मेरा हाथ टाइट पकड़ा, उसने हॉस्पिटल बेड को टैप किया और ऑर्डर दिया, यहां आओ, मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती। साइड वाले फोल्डिंग बेड की तरफ पॉइंट करके मैंने कहा, मैं यहां सोऊंगा। जैसे ही मैं लेटा, सरप्राइजिंगली उसने अपना ब्लैंकेट हटाया और बेड से नीचे उतर गई। बिना कुछ बोले वो मेरे छोटे बेड पर आई और अपनी वार्म और सॉफ्ट बॉडी मेरे ऊपर गिरा दी। मुझे इतना टाइट हग किया कि मैं उसके चेस्ट के हार्ट बीट्स और सांस को फील कर सकता था। मेरा माइंड एकदम एक्टिव हो गया और मैं चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरे हग में कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ ली। एक वीनिंग टोन में उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साइड में नहीं सोना चाहते तो मैं तुम्हारे ऊपर सोऊंगी। देखते हैं तुम चैन से सो पाते हो या नहीं। इस पॉइंट पर कोई भी फील कर सकता है कि वो अब एक नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं रहा, बल्कि एक इजी टारगेट बन गया है। एक ऐसी टारगेट जिसे क्रेजी ब्यूटीफुल लड़की कभी भी खाने को रेडी है। सॉम बायन अब मेरे चेस्ट पर लीन कर रही थी। उसकी फिंगर्स मेरे फेस को सॉफ्टली टच कर रही थी। फिर उसने धीरे से विस्पर किया, इनकियान, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या थोड़ा सा भी नहीं? उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी, लेकिन एक बड़े हैमर जैसी लग रही थी, जो मेरे हार्ट पर डायरेक्टली हिट कर रही थी। इस क्रेजी ड्रामा को खत्म करने के लिए मुझे उसकी सारी होप्स को अभी खत्म करना होगा। आंखें सीलिंग की तरफ देखते हुए मैंने बिना किसी इमोशन के कोल्ड टोन में जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। जो भी मैंने किया बस पैसे के लिए था, बस तुम्हारे पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड डोज की बॉडी स्टिफ हो गई। अगले ही सेकंड उसने मेरी शर्ट को फोर्सफुली फाड़ दी। एक लाउड टीयरिंग साउंड आई, बटन्स इधर उधर गिर गए। मेरी चेस्ट और आर्म्स पर बने खौफनाक स्कार्स दिखने लगे, जो अब ओपन एयर में थे। उसके टीयर्स एक ब्रोकन नेकलेस की तरह फास्ट गिरने लगे। शेकिंग फिंगर्स के साथ उसने मेरे हार्ट के पास बने स्कार को टच किया। उसकी कोल्ड फिंगर टिप्स का टच मेरे रफ स्किन पर एक खौफनाक फीलिंग दे रहा था। अचानक वो पेन से हिस्टेरिकली चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर प्यार नहीं था तो तुमने मुझे नाइफ से क्यों बचाया? तुमने मुझे अपना ब्लड डोनेट क्यों किया? तुमने इतने सालों तक मेरी केयर की और मेरे गुस्से को पेशेंटली क्यों सहा? वो एक क्रेजी पर्सन की तरह मेरे ऊपर आ गई। उसके आर्म्स का हग इतना टाइट था कि मेरी चेस्ट हैवी हो गई और मेरे थ्रोट में पेन होने लगा, जबकि वो कंटिन्यूअसली हिस्टेरिकली चिल्ला रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है, मैं ही तुम्हारी सबसे प्यारी हूं। ये सारा सैक्रिफाइस मेरे लिए था इनकियान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसके इतने ओपन और ऑनेस्ट लव कन्फेशन के सामने और अब यहां वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस टूट गया। 5 साल का पेशेंस वाला मास्क एक सेकंड में पीसेस में ब्रेक हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला, ये फिर से क्लियर करने के लिए कि ये सब बस पैसे के लिए था और मेरे जैसा इंसान उसके लिए डिजर्व नहीं करता। लेकिन उसने अचानक अपना हेड अप किया। उसकी आंखें ऑब्सेशन से रेड थीं। फिर उसने वीक टोन में विस्पर किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर फोर्स करूंगी। उसने मेरा फेस पकड़ा और मेरे लिप्स को फोर्सफुली किस किया। वो कोई नॉर्मल किस नहीं थी, बल्कि एक रफ बाइट थी। उसकी टंग ने मुझे अपना मुंह खोलने पर फोर्स किया। उसका पोजेसिव पैशन इतना क्रेजी था कि उसकी रफ किस से मेरी सांस रुकने लगी। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। पागल, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस लड़की का पागलपन कितना खौफनाक है? उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो पहले से ऑर्डर किया हुआ वेडिंग ड्रेस और टक्सीडो सूट जल्दी ले आएं। वो दोनों क्लोथ्स इस छोटे हॉस्पिटल रूम में रखे गए, जबकि वो व्हाइट ड्रेस पहनकर रॉयली बैठी हुई थी। एक क्रेजी सैटिस्फाइड स्माइल के साथ उसने मुझे फोर्स किया, जल्दी साइन करो, हम फिर से मैरिज करेंगे। इस बार मैं सच में तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। उस ब्लैक टक्सीडो को देखते हुए मेरी नेक पर गूज़बम्स आ गए और मैंने स्ट्रांगली रिफ्यूज कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन उसने बस कोल्ड टोन में जवाब दिया, डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसने अपनी फिंगर्स स्नैप की और 2 1.9 मीटर लंबे बॉडीगार्ड्स अंदर आए। वो बेयर्स जैसे बड़े थे, मेरे राइट और लेफ्ट साइड खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे फोर्सफुली वो टक्सीडो पहना दिया। बिना किसी रेजिस्टेंस के मुझे ये रिडिकुलस वेडिंग सेरेमनी पूरी करनी पड़ी। ये एक हॉस्पिटल रूम में हुई, जहां कोई गेस्ट्स या प्रीस्ट नहीं था, बस उसकी क्रेजी ऑब्सेसिव लव और 2 फ्लैट फेस्ड बॉडीगार्ड्स थे। उसने अपनी आंखें बंद की। हेड अप करके उसने सॉफ्टली विस्पर किया, डार्लिंग, प्लीज अपनी ब्राइड को किस करो। मैं एकदम साइलेंट खड़ा रहा। कुछ देर बिना जवाब के वेट करने के बाद उसने अचानक आंखें खोली और मेरे फेस को टाइट पकड़ लिया। उसने मेरी टंग की टिप पर बाइट किया जब तक ब्लड नहीं निकल गया। फिर बिना किसी मर्सी के ब्रूटली किस करने लगी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे पूरा स्वॉलो कर लेगी। जैसे ही ये स्ट्रेंज फर्स्ट नाइट खत्म हुई, मुझे लगा मैं फ्री हो गया हूं।
मैंने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और जाने के लिए टर्न लिया, लेकिन अचानक पीछे से उसकी वॉइस सुनाई दी। उसकी आइस कूल्ड वॉइस ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने टर्न करने से भी मना कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड क्लिक साउंड आई। कार का डोर लॉक हो गया। एक थिक रोप ने मेरे दोनों हाथ्स को आगे टाइट बांध दिया, जिससे मैं हेल्पलेस हो गया। मैं चॉपिंग बोर्ड पर लेटी फिश जैसा था। सॉन्ग बैंड जैंग ड्राइवर सीट पर बैठी थी, सेंटर मिरर से मुझे देख रही थी। उसने एक स्ट्रेंज स्माइल दी। ऑनेस्टली, उसकी वो स्वीट लेकिन खौफनाक लुक मुझे बहुत डर दे रही थी। डार्लिंग, चलो घर चलते हैं। कार स्लो स्पीड में चलने लगी, जबकि सॉन्ग बैंड जैंग कंटिन्यूअस बकवास करती रही। वो मेरा ब्रेन वॉश करना चाहती थी ताकि मैं भाग न सकूं। मुझे याद दिला रही थी कि मैं हमेशा के लिए उसका हूं। उस आंजिंग वे से दोबारा मिलने की उम्मीद मत रखना, वो तुम्हें टच करने के लायक नहीं है। मेरा हार्ट रेट तेज हो गया। ड्राइविंग मत करो, तुम अभी ठीक हुई हो, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस स्लो हैं। बॉडीगार्ड को ड्राइव करने दो, मुझे मरने से डर लगता है। लेकिन उसने कैजुअली जवाब दिया, हम नहीं मरेंगे डार्लिंग, मेरी कैपेबिलिटी। इससे पहले कि उसका सेंटेंस पूरा होता, अचानक एक लाउड क्रैश साउंड आई। हमारी कार का कंट्रोल पूरी तरह खो गया। वो रोड के साइड में एक बड़े ट्री से बहुत हार्ड टकराई। जब वो क्रैश हुआ, मैं डर से फेंट होने वाला था, लेकिन मेरी बॉडी ने रिफ्लेक्सिवली उसे प्रोटेक्ट किया। मैंने अपनी बैक को शील्ड बनाकर स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड के इम्पैक्ट को रोका। उसका हेड मेरी चेस्ट से हार्ड टकराया, जिसके बाद मेरी बैक में एक्सट्रीम पेन हुआ। पेन इतना था कि मैंने गुस्से में मुंह बनाया, लेकिन उससे भी खौफनाक बात यह थी कि मुझे पेट्रोल की स्ट्रॉन्ग स्मेल आई और उसका फुट अभी भी गैस पेडल पर था, जिससे कार का इंजन तेज आवाज कर रहा था। मैंने पूरी पावर से चिल्लाया, फुट हटाओ, क्या तुम हमें साथ मारना चाहती हो? लेकिन वो फेंट हो चुकी थी। उसकी बॉडी मेरे ऊपर बिना किसी मूवमेंट के पड़ी हुई थी, जिसके बाद पीछे की विंडो का ग्लास पीसेज में ब्रेक हो गया। वो शार्प पीसेज मेरी बैक में घुस गए। शिट, ये रेस्क्यू मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मैं ऐसे ही यूजलेसली इंजर्ड हो गया। अच्छा हुआ पीछे आने वाली कार आ गई और कुछ लोग भागते हुए आए। उन्होंने जल्दी से ड्राइवर डोर खोला, सॉन्ग बैंड जैंग को घेर लिया ताकि एक्सीडेंट के बाद उसकी कंडीशन चेक कर सकें। उस कियोस्क के बीच मैंने रोप को खोलने की कोशिश की और कार से बाहर गिर गया। बैक के एक्सट्रीम पेन को इग्नोर करके मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला ताकि सॉन्ग फैमिली को कॉल कर सकूं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एक ट्रेम्बलिंग वॉइस में क्राइंग कंट्रोल करते हुए मैंने धीरे से बोला, तुम्हारी प्यारी बेटी ने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट की है। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। अभी कॉम्पेंसेशन का चेक भेजो। इस बार मैंने उसकी जान बचाई है, तो हम इक्वल हैं। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने एक प्लान सजेस्ट किया ताकि उस क्रेजी वुमन से फ्री हो सकूं। अनाउंस कर दो कि मैं कार एक्सीडेंट में मर गया हूं। बोलो कि मेरी बॉडी को क्रिमेटेड कर दिया गया है और एशेस को सी में डाल दिया गया है। बस मुझे पैसे दो और मुझे डिसअपियरिंग होने दो। फोन के दूसरी साइड पर एक लॉन्ग साइलेंस था। आखिरकार एक एग्जॉस्टेड साई सुनाई दी। ठीक है शेरोक्यान, मैं तुम्हारा डेटर हूं। 2 साल बीते। सू प्रोविंस में मैंने सॉन्ग फैमिली के दिए पैसे से कुछ छोटी शॉप्स में इन्वेस्ट किया। मैं एक रिलैक्स्ड बॉस बन गया। बिजनेस का काम मेरे ब्रदर्स हैंडल करते हैं। मेरी छोटी बहन की इलनेस बहुत पहले पूरी तरह क्योर हो गई थी। अब वो शॉप के अकाउंट्स देखने में हेल्प करती है। फिर मेरी भतीजी है, यिनियाओ। वो प्राइमरी स्कूल में है। पोर्सलेन डॉल जैसी प्यारी और मुझसे बहुत अटैच्ड है। वीकेंड पर मैं उसे मॉल में शॉपिंग के लिए ले गया। जब हम क्लॉ मशीन के पास से गुजरे, उसने चलना बंद कर दिया। कंटिन्यूस 10 कॉइन्स वेस्ट करने के बाद भी वो डॉल के फर को टच तक नहीं कर पाई। उस गुस्से में उसने फ्लोर पर लेग स्टैम्प किया, मेरे लेग को टाइट हक किया और रिक्वेस्ट करने लगी, छोटे अंकल, एक डॉल निकाल दो ना, बाद में पापा बुलाऊंगी। निकालोगे ना पापा, जल्दी करो। मैंने उसके हेड पर अफेक्शनेटली हिट किया। पागल मत बनो, तुम हमारी फैमिली ट्री खराब कर रही हो। मैंने 3 कॉइन्स डाले। जल्दी से सबसे बड़ी डॉल क्लॉ हो गई और मैंने प्राइड के साथ उसे दी। लेकिन जब मैंने टर्न किया, मेरी स्माइल फ्रीज हो गई। थोड़ी दूर पर एक फेमिलियर फेस मुझे शार्प लुक से देख रहा था। उसकी लुक ऐसी थी जैसे मुझे जिंदा खाना चाहती हो। आपको पता है कौन? वो सॉन्ग मान्यान थी। मुझे इंस्टेंटली गिल्ट फील हुआ। बिना कुछ सोचे मैंने बाई सेन्यू को उठाया और जितना तेज हो सके भागा। रात को हमने इस क्वार्टर के बिजनेस प्रॉफिट का न्यू रिकॉर्ड सेलिब्रेट किया। मैं अपने ब्रदर वेन यांग को रिफ्लेक्सोलॉजी क्लब ले गया। थेरेपिस्ट के कंफर्टेबल मसाज को एंजॉय करते हुए उसने थम्स अप किया। शियोक्यान, तुम ग्रेट हो। मुझे लगा तुम सच में उस वुमन के स्लेव बन गए हो। मैंने महसूस नहीं किया कि तुम बस नाटक कर रहे थे, बस बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। मुझे पर तुम पर प्राइड है कि तुम मेरे ब्रदर हो जब तुम अमीर हो। तुम अपने ब्रदर की हेल्प करना नहीं भूले। अब से बताओ किसे पीटना है, मैं डायरेक्टली पीट दूंगा। हम दोनों पूरी रात बोस्ट करते रहे। अचानक सॉन्ग वानियान आ गई। उसकी आंखें आइस कोल्ड और बर्निंग लग रही थी। एक क्रेजी और ऑब्सेसिव ऑरा उससे निकल रहा था। जब वो मेरे पास आई, शियोक्यान, लॉन्ग टाइम नो सी। सडनली मेरी बॉडी को 5 जायंट बॉडीगार्ड्स ने लॉक कर दिया, जो मेरी पावर से बहुत ज्यादा थे। मेरा विजन डार्क हो गया
और मैंने पूरी तरह से अपनी फ्रीडम खो दी। आखिरकार मैं फिर से उठा। मैंने देखा कि मैं एक सॉफ्ट बेड पर लेटा हूँ, अपने रिस्ट पर कोल्ड टच फील कर रहा हूँ। मेरे हाथ ब्लैक स्टॉकिंग से बेड पर टाइट बंधे हुए थे। गेस करो ये किसने किया? सॉन्ग वानियान बेड के एज पर बैठी थी। उसकी फिंगर मेरे चीक को टच कर रही थी और फिर अपने लिप्स के एज को लिक कर रही थी। क्या तुम्हें मर नहीं जाना चाहिए था? वो झुकी और हंसने लगी और पूछा, तुम्हारे ब्रदर ने 15 सेकंड ऐड देखा और तुम्हें फिर से रिवाइव कर दिया। मेरा थ्रोट ड्राई था। मैंने उसे काम रहने को कहा। वो और तेज हंसने लगी। मैंने तुम्हें पूरे 2 साल ढूंढा जब तक कि मैं ऑलमोस्ट पागल नहीं हो गई तुम्हारे बारे में सोचते हुए। तुम मुझे काम कैसे रहने को कह सकती हो? फिर उसने बताया कि इस बीच उसके लिए इकलौता एंटरटेनमेंट चीप मेन और विमेन के ग्रुप को असाइलम भेजना और उन्हें डेली टॉर्चर करना था। अचानक उसकी टोन चेंज हो गई। उसकी लुक डेंजरस हो गई। तुम्हारी लाइफ इन 2 सालों में काफी अच्छी लग रही थी। वाइफ, चाइल्ड और वार्म बेड। यहां तक कि तुम्हारी बेटी तुम्हें पापा बुलाने लगी। क्या तुमने सीक्रेटली मेरे पीछे चाइल्ड कर लिया? मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। मैंने रिलीफ की सांस ली, इससे पहले कि वो अचानक पास आई। अनएक्सपेक्टेडली उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। उसकी फिंगर ने मेरे चेस्ट पर 3 फेडेड स्कार्स पर पॉइंट किया। उसकी वार्म ब्रेथ धीरे से मेरे कान पर आई। डेट पे करने के लिए 3 बड़े स्कार्स, लेकिन मुझे पहले कलेक्ट करना होगा। 3 लाइफ्स के बदले 3 स्टैब्स, फेयर है ना? आज रात हम तुम्हारे डेट अलायंस को शुरू करते हैं। मैं पैनिक में चिल्लाया, वेट वेट वेट, मैं रेडी नहीं हूँ। वेट करो जब तक मैं ये किडनी डिश खाने का काम खत्म ना कर लूं। लेकिन उसने सॉफ्टली स्माइल किया और डायरेक्टली मेरी बॉडी पर अटैक कर दिया। मेरे कान में 2 वर्ड्स विस्पर किए, मैं अब वेट नहीं कर सकती।